This conference will now be recorded. अद्य मङ्गलवासरः अथवा भौमवासरः पौष शुद्ध द्वितीया दिनांक 4 डिसेंबर 2004 जानेवारी 2022 चरक मीमांसा अध्याय 5 स्रोतो विमान शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। शोणितवाहनां स्रोतसां यकृन्मूलं प्लीहा च। तो रसोवा स्रोतस के बारे में काफी बहस 2 दिनों में हो चुकी है। रक्तवा स्रोतस जैसे मैं कल बता रहा था कि एक अहम है और रक्तस्य दोष तुल्यत्वम, जैसे कि दोष है वैसा ही महत्व रक्त को भी है। और सुश्रुत में एक मैट्रिक्स में रक्त को लेकर दोष 3 दोष रक्त पुरीश और ऐसा कुछ है। अचरक में भी इस प्रकार का है। तो इनके परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं इस प्रकार से बताइए हैं। और कैंसर के बहुत सारे मार्कर्स ब्लड में है, तो इसका एक रिप्रेजेंटेशन रक्त में आता है, तो शायद रक्त के जरिए हम उस कैंसर तक पहुंच सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। और इसलिए मैंने रक्त कल्याण का घृत का आरंभ किया कि रक्तपाचक को सभी कैंसर के मरीजों में करना ही है। और वैसे भी रक्तपाचक का भी प्रयोग चूर्ण के स्वरूप में करते ही है, उसके साथ में थोड़ा हीरक डाल के उसको भावनाएं उसी बात की देके वो भी देते रहते हैं हर मरीज को हर कुड़ी में, और रक्त कल्याण का घृत का भी प्रयोग करते रहते हैं। तो ये एक अहम मुद्दा है कि कैंसर जैसे विकारों में ये काम इस प्रकार से करता है। अब केवल कैंसर में ही नहीं, इसी प्रकार के दूसरे भी रोगों में इसका भलीभांति प्रयोग हो सकता है। और रक्त एक अहम दूष्य है। खास करके कुष्ठ में सर्वाणि कुष्ठानि स वातानि स पित्तानि श्लेष्माणि स रक्तानि स कृमीणि च भवन्ति।
इस सुश्रुत का रेफरेंस है। तो उसमें हर पुष्ठ में रक्त और कृमि या अनुबंध रहता ही है, ऐसा उनका कहना है। और वैसे देखा जाए तो खास रक्त से जुड़े जो है वो एक तो रक्तपित्त ये बीमारी है, और अतिसार अर्श वगैरह में सरक्तत्व होना, ये एक बात काफी दिखाई जाती है इस प्रकार से। लेकिन उसके आगे भी सभी रोगों में रक्त का एक महत्व अलग है, और इसलिए वाग्भटाचार्य ने तस्मात् चिकित्साग्नमिति प्रतिष्ठः कृष्णा चिकित्सा च वस्तिरेकैः। बस्ती जो है आधी चिकित्सा या पूरी चिकित्सा बताई गई है। तथैव निजागंत विकारकारी रक्तौषधत्वेन सिराव्यतोपि। और उसी प्रकार से सिराव्यत ये भी आधी चिकित्सा या पूरी चिकित्सा है। निजागंत विकारकारी रक्तौषधत्वेन, निजा और आगंत विकार निर्माण करने वाले रक्त का औषध होने के वजह से रक्तमोक्षण या सिराव्यध ये भी आधी चिकित्सा या पूरी चिकित्सा है। कोलटकर सर ने एक बात बताई थी कि हारान चंद्र करके कोई वैद्य कलकत्ता में थे। हारान चंद्र एक वैसे टीकाकार भी है, लेकिन ये अलग रहे। और वो केवल सिराव्यध की प्रैक्टिस करते थे, और उसमें बार्गेनिंग रहता था कि अगर तुम्हें 3 महीने में ठीक होना है तो तुम्हें 50 रुपए लगेंगे, अगर 2 महीने में ठीक होना है तो 100 रुपए लगेंगे, अगर 1 महीने में ठीक होना है तो 200 रुपए लगेंगे, और अगर 15 दिन में ठीक होना है तो 300 रुपए लगेंगे। इस प्रकार से बार्गेनिंग होता था। और फिर तो एक बड़ा हॉल था जहाँ पे वो प्रैक्टिस के लिए बैठते थे, और मरीज की ज्यादा नहीं रहती थी। उस जमाने में, ये 100 बरस पुराने की बात है, जब ये इतने पैसे ले रहे थे। तो जब उनका देहांत हुआ तो उनके बैंक अकाउंट में 6 लाख रुपए उस समय में पाए गए थे। तो केवल रक्त मोक्षण से, सिराव्यध से इतनी बड़ी प्रैक्टिस हो सकती है, ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो रक्त एक प्रधान दूष्य है, और बहुत सारे विकारों में रक्त का संबंध रहता है। अवयवों के निर्माण के बारे में भी रक्त का संबंध बहुत सारे धातुओं के बारे में है, या अवयवों के बारे में है। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए रक्त का विचार करना आवश्यक है। और शीतोष्ण स्निग्ध रूपशाद्य रूपक्रांताश्च ये गदाः सम्यक् साध्येन सिद्ध्यन्ति ते च रक्त प्रकोपजाः। शीत उष्ण रूक्ष स्निग्ध, इस प्रकार से द्वंद्व से जिन रोगों की चिकित्सा नहीं होती है, शैत्य से उत्पन्न है और उष्णता से शमन नहीं हो रहा, रोक्ष से उत्पन्न हुआ है और स्निग्ध से शमन नहीं हो रहा, तो तेज रक्त प्रकोपजाः, ये रक्त प्रकोपज विकार है। तेषु स्रावितुम रक्तम उद्रिक्तम व्यधेयत सिरा, तो उद्रिक्त जो रक्त है उसको निकाल देने के लिए सिरा व्यध करे, ये वाग्भट का कहना है। दूसरी एक अजीब थोड़ी सी चीज है कि हमारे यहाँ स्थानिक रक्त मोक्षण को ज्यादा महत्व है। अभी एलोपैथी के एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अनुसार हृदय से जो भ्रमण होता है वो रक्त का भ्रमण होता है। और तो फिर एक ही रक्त अगर सभी शरीर में घूम रहा है तो कहाँ से भी रक्त मोक्षण करे, क्या फायदा, क्या इससे नुकसान होने वाला है? आखिर वो रक्त ही है, तो उसको निकाल देने से फायदा होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है। जो यंत्रणा वहां पे करनी है वो स्थानिक इस प्रकार की यंत्रणा है,
और फिर वहां के स्थित जो दोष है वो उस रक्त में समा जाते हैं। ये कहने का तात्पर्य है। और उन दोषों के साथ रक्त को निकाला जाता है। अब ये पहली बार ऐसी है कि वमन, विरेचन और बस्ती में दोषों को ही सिर्फ बाहर निकाला जाता है, लेकिन रक्त मोक्षण में रक्त जैसे धातु के साथ दोष को निकाला जाता है, क्योंकि उनका एक बॉन्डिंग है रक्त और इन दोषों का, वातजुष्ट, पित्तजुष्ट, कफजुष्ट, इस प्रकार से। और केवल एक को अलग करना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है, इसलिए रक्त को भी बाहर निकाल देते हैं। और रक्त अगर बढ़ा है तो ठीक है, उसको बाहर निकाल देना उचित इस प्रकार का है। लेकिन रक्तपित्त जैसे विकार में जहाँ रक्त की वृद्धि बताई गई है, पित्त की वृद्धि बताई गई है, वहां रक्त मोक्षण का निर्देश कहीं भी नहीं है। प्रतिमार्गं चारणं रक्तपित्ते विधीयते, यही चिकित्सा बताते हैं। तो वहां गति को बदल देना ये एक अहम मुद्दा इसमें है। अब बात ऐसी रहती है कि गति से क्या संबंध इस प्रकार का है। तो यदि आपने अपने माइक को म्यूट करे, यहाँ म्यूट ऑल का ऑप्शन आ नहीं रहा एक्चुअली। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, रक्त के साथ बॉन्डिंग होने की क्या वजह हुई, और बाकी धातु के साथ भी ऐसा ही विचार है दोषों के। नहीं, एक तो बात ऐसी है कि रस और रक्त ये दोनों ही द्रव धातु इस प्रकार के हैं जो पूरे शरीर में घूम सकते हैं। रक्तपित्त की संप्राप्ति में ये बात बताई गई है कि तस्योष्मणा द्रवो धातुः धातोः धातोः प्रसिच्यते स्विद्यतस्तेन समृद्धिं भूयस्तदधिगच्छति, कि उसकी उष्मा से, ये पित्त और रक्त इनकी उष्मा से हर धातु का द्रवांश पिघलकर रक्त में आ जाता है, और फिर उसकी बढ़ोतरी हो जाती है, रक्त बढ़ जाता है इस प्रकार से। शोणितम व रसादिभ्य विवृद्धं तं विवर्धयेत्, ये उदर में, प्लीहोदर में सूत्र आता है कि प्लीहा की वृद्धि होती है रस आदि से वृद्ध इस प्रकार का रक्त। और वहां आदि का मतलब क्या है, ये चक्रपाणि दत्त स्पष्ट करते हैं कि रक्त वगैरह भी धातुओं से या मांस वगैरह धातुओं से रक्त बढ़ जाता है इस प्रकार। और प्लीहा में अगर मांस का अंश आ जाता है तो उसके लिए अग्निकर्म किया जाता है, क्योंकि शस्त्र क्षाराग्नि कर्म च, ये मांस धातु की चिकित्सा है और उससे काफी लोगों को फायदा भी होता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार से रक्त में बाकी धातुओं का भी अंश आता रहता है, तो उनके जरिए उन तक पहुंचने का भी एक रास्ता मिल जाता है।
कि रक्त के जरिए हम बाकी धातुओं तक भी पहुंच सकते हैं। धातूनां क्षय वृद्धि शोणित निमित्ते, ये एक सुश्रुत का सूत्र है। रसनिमित्तम स्थौल्यं कार्श्यं च, ये भी सुश्रुत का सूत्र है। तो स्थौल्य और कार्श्य ये दोनों रस से संबद्ध है, और क्षय वृद्धि धातुओं की ये शोणित निमित्त, रक्त के निमित्त इस प्रकार की है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए रक्त का एक अलग महत्व है। और जैसे एलोपैथी कह रही है एनाटॉमी फिजियोलॉजी के आधार पर कि हृदय द्वारा रक्त का विक्षेपण होता रहता है, हमारे हिसाब में रस का विक्षेपण होता रहता है, ये एक अलग चीज है। और रक्त दृष्टि स्थानिक ज्यादातर होती है, या उसमें दोषों को समा लेने की एक क्षमता रहती है। उस स्थानिक दोष जो है उनको समा लेने की क्षमता इस प्रकार की रहती है। और फिर उसके आधार पर बहुत सारे रोगों की चिकित्सा हो सकती है। तो एक तो हमें रक्त प्रदूषण के कारण, जो चरक 24वें अध्याय में सूत्र स्थान में बताया गया है, विधि न शोणितम जातम विधि शोणित, अध्याय, वो इतनी बड़ी लिस्ट है कि किसी भी व्यक्ति में रक्त दृष्टि होगी नहीं ऐसा नहीं कह सकते। रक्त दृष्टि तो होती ही रहेगी। और काले चानव सेचना, शरत काल में अगर आप रक्त मोक्षण नहीं करते तो भी रक्त की दृष्टि होती है। तो वो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है जिससे रक्त बिगड़ता है, ऐसा उनका कहना है। तो सभी में रक्त दृष्टि होती ही है ऐसा मानकर चलना ठीक रहेगा। सिर्फ हमें वात दुष्ट, पित्त दुष्ट, कफ दुष्ट इसके बारे में सोचना है। और फिर उसके आधार पर उस दुष्टि को दूर करने के लिए हमें देखना चाहिए। तो रक्त मोक्षण में इसके बारे में बहस है कि वात दुष्ट है तो इस प्रकार का है, पित्त दुष्ट है तो इस प्रकार का है, कफ दुष्ट इस प्रकार का है। तो उनको ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स में अगर कन्वर्ट करेंगे, पैथोलॉजिकल टेस्ट में उनके बारे में सोच सकेंगे, तो ये बात हो सकती है कि उसके आधार पर आयुर्वेद की एक स्वतंत्र निदान चिकित्सा पद्धती हो सकते है। 100 ml रक्तमोक्षण केल्यावर त्यामध्ये किती ml रस व किती रक्त किती आणि अन्य धातू व किती दोष किती मल बाहेर पडत असते याविषयी काही सूत्र मांडू शकतो का? मुश्किल है। इसलिए मैं जिक्र कर रहा था कि हमारी आयुर्वेदिक पैथोलॉजिकल लैब होनी चाहिए, केवल रक्त का परीक्षण करें तो भी ठीक है। अभी हमें अपना अलग सेटअप बनाने की जरूरत नहीं है। किसी एलोपैथी के सेटअप में जाकर वहां जो ब्लड सैंपल्स आते हैं उन्हीं को एक छोटा सेक्शन बना के हमारे तरीके से अगर परीक्षण करने की कोशिश करेंगे और उसको फिजिक्स के जरिए क्राइटेरिया लगाने की कोशिश करेंगे, तो कोलकाताच्या वैद्याच्या 1 मंथ आणि 15 डेज मध्ये पेशंट ट्रीटमेंट प्राइस डिफरन्स, औषधी आणि रसौषधी वापरले आहे की प्लासिबो असावा? प्लासिबो नहीं है ये, तो केवल रक्तमोक्षण ही करते थे, बाकी कुछ नहीं करते थे। सिर्फ सिरावेद यही उनकी चिकित्सा थी। अब बात ये है कि आपको ठीक कितने दिन में होना है। 15 दिन में ठीक होना है तो 300 रुपये दे दो, इस प्रकार का है। 3 महीने लगने वाला तो 50 रुपये में काम चलेगा, इस प्रकार से। तो थोड़ा थोड़ा निकालते रहेंगे रक्त, ऐसी शायद स्थिति होगी ताकि आपको समय ज्यादा लगे, इस प्रकार से।
और जल्दी ठीक होना है तो आप ज्यादा पैसे दे दो, इस प्रकार की साइकोलॉजी थी। तो अभी मैं इसके बारे में थोड़ा गहराई में जाकर सोच रहा हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और अगर प्रैक्टिकल लेवल पे हम ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स के आधार पर रक्त का परीक्षण कर पाते हैं और फिर ये वात दुष्ट है, पित्त दुष्ट है, कफ दुष्ट है, इतना तो कम से कम सोचेंगे। और फिर उसके बारे में वात का कौन सा गुण संबंध है या कफ का कौन सा गुण संबंध है, ये थोड़ा देखने की कोशिश करें। तो कुछ जगह थोड़ा सा पिछलत्व अगर ज्यादा है तो श्लक्ष्ण गुण या स्निग्ध गुण, इसके बारे में सोच सकते हैं। तो फिर कारणों को ढूंढना है कि कारणों में कफ स्निग्ध गुण से बढ़ रहा है, इस प्रकार सा हो रहा है कुछ, या उष्ण तीक्ष्ण गुणों के कारण पित्त बढ़ रहा है, उसमें द्रवत्व ज्यादा आ गया है, उष्ण गुण आ गया है, कफ में शीत गुण आ रहा है, इस प्रकार से। तो थर्मामीटर डाल के टेम्परेचर तो चेक कर सकते हैं, और टेम्परेचर की एक रेंज अगर हमें मिलती है तो इसमें से कम किसको कहेंगे, ज्यादा किसको कहेंगे, नॉर्मल किसको कहेंगे, ये थोड़ी बात हो सकती है। तो एक ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स डेवलप होंगे उसके आधार पर, क्योंकि दोष और रक्त का सीधा संबंध है। तो किस प्रकार के दोष से रक्त की दुष्टि हुई है, ये ध्यान में रखते हुए उसके कारण ढूंढेंगे, उस कारण की विपरीत इस प्रकार की चिकित्सा करेंगे। और रक्त प्रदूषक कौन से भाव है वो एक देखेंगे, जो सूत्र स्थान 24वें अध्याय में चरक में दिए गए हैं। और उनसे किस प्रकार के रक्त की दुष्टि होती होगी उसके बारे में थोड़ा अगर सोच पाएंगे तो वो हेतु सेवन अगर है तो उसके विपरीत क्या करना है। एक क्षारधर्मी आम्लधर्मी ये भी विचार हो सकता है, लिटमस पेपर के आधार पर जांचने की कोशिश कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स के आधार पर अगर रक्त की जांच इस प्रकार की होती है, और शहर में एक भी लैब इस प्रकार की अगर हो कि जो एलोपैथी के डायग्नोसिस के साथ आयुर्वेदिक निदान देने की कोशिश करे, ये वातजुष्ट है, पित्तजुष्ट है, ये गुणों से युक्त है, कारणों में ये ढूंढो, लक्षणों में ये देखो, इस प्रकार से और फिर उसके आधार पर चिकित्सा भी बन सकती है कि उसको चिकित्सा किस प्रकार से देनी है। रसोन काफी लोगों के प्रचलन में है और वो रक्त प्रदूषक बताया गया है। अब बात यह है कि उतनी गहराई में जाकर हम सोचते नहीं है। और रसोन की प्रशस्ति भी बहुत है, काश्यप में रसोन के बारे में जो अध्याय है वो देखकर ऐसा लगता है कि कितनी बड़ी मात्रा में रसोन का सेवन होना चाहिए वास्तव में, रसायन के हिसाब से। लेकिन वो एक अच्छी दवा है। पित्तरक्त विनिर्मुक्त समस्ता वर्णावृते, पित्त और रक्त इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी आवरण अमृतवात में रसोन श्रेष्ठ दवा है, इस प्रकार से। लेकिन वो रक्त प्रदूषक भी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए उसको कैसे करेंगे। तो नारियल एक रक्त पित्त प्रसादन बताया गया है। तो मैंने सुझाव दिया था कि रसों की अगर चटनी बननी है तो नारिकेल के साथ बने, ताकि उसका जो रक्त पित्त प्रकोप का ये स्वभाव है उस पे कुछ हम पाबंदी पा सकेंगे।
तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी प्रकार के विकारों में इसका एक अलग महत्व है, एक अलग निदान इससे उभर आएगा, एक अलग चिकित्सा इसमें से उभर आएगी। और रक्तपित्त, रक्तार्श, रक्तातिसार, रक्त प्रदर, इन रोगों में से औषधियों को चुनेंगे कि अर्श में परम तिक्ते रूपाचरित, इस प्रकार का बताया गया है। तो श्राव्य अर्श में तिक्त रस का ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार का प्रयोग करना है, परम तिक्ते रूपाचरित। तो शायद ये बात हो सकती है कि इन सूत्रों का आधार लेते हुए विभिन्न रोगों में निदान और चिकित्सा, इस दृष्टि से इसको देख सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा रस और रक्त को हम निकाल सकते हैं। ये जो मनोज ने बात की थी कि अगर 100 ml रक्त निकाला तो उसमें रस कितना है, रक्त कितना है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। रस किसको कहेंगे, ये अहम मुद्दा है। मॉडर्न मेडिसिन में तो रक्त के बारे में काफी जानकारी दी गई है इस प्रकार से। और फिर डिफरेंशियल काउंट जो होता है WBC का, वो हर लैब उसका परीक्षण देती है। CBC अगर करवाएंगे, PBS करवाएंगे तो न्यूट्रोफिल्स कितने हैं वगैरह सब बताते हैं। मैं काफी दिनों से इम्यूनिटी के बारे में सोच रहा हूँ और इम्यूनिटी का मापदंड क्या हो, इम्यूनिटी कैसे जज करें, ये एक अहम मुद्दा है। हम मानते हैं कि इम्यूनिटी कम हो गई है लोगों की, इसलिए लोग बीमार हो रहे हैं। लेकिन इम्यूनिटी कितनी कम हुई है ये कैसे समझेंगे, और इम्यूनिटी फिर से बढ़ गई ये कैसे समझेंगे। तो शुरू में मैंने थोड़ा सा CD4 CD8, ये जो इम्यूनिटी की बात की जाती है HIV में, वो मार्कर्स को लेकर किया था। लेकिन उसमें ऐसा होता है कि वो लैब वाला भी डरा देता है, अरे तुम्हें ये क्यों परीक्षण बताया, ये तो HIV के लिए किया जाता है, तुम्हें क्यों बताया। तो मरीज के मन में फिर ये भावना निर्माण हो जाती है, अरे मुझे शक हुआ क्या इनको HIV है करके, इस प्रकार से। और थोड़ा महंगा भी है वो। तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि ये जो डिफरेंशियल काउंट है, उसके आधार पर हम इम्यूनिटी के बारे में अगर सोच सकते हैं, उसमें आता है कम है ज्यादा है इस प्रकार से। लेकिन हम जो देखते हैं वो HB देखते हैं, WBC काउंट इन टोटल देखते हैं, प्लेटलेट काउंट देखते हैं, इन तीनों पर ही ज्यादा जिक्र करते हैं। बाकी न्यूट्रोफिल्स कितने हैं वगैरह ये ज्यादा देखते नहीं है। तो उसमें ज्यादा दखल अंदाजी देंगे तो ज्यादा करने की कुछ जरूरत इस प्रकार की नहीं है। क्योंकि हर लैब देती है ये, और ये ऑटो एनालाइजर में मिल जाता है, तो पैथोलॉजिस्ट को भी ज्यादा तकलीफ नहीं है इसके बारे में। तो उसके आधार पर अगर इम्यूनिटी जज करने की कोशिश करेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव पैरामीटर हो जाएगा। अब प्रभुवाकर नाम एक सर थे हमें सिखाने वाले, इंटीग्रेटेड विचार वाले थे। और उनका ऐसा था कि मार्गग धातु एक परीक्षण करना, ऐसा उनका कहना था। और हीमोग्लोबिन ये रक्त का मार्गग धातु है, ऐसा मानते थे। इसी प्रकार से लिपिड्स वगैरह जो मेद का है, इस प्रकार से मानते थे। तो ये बहुत सुपरफिशियल थॉट है। लेकिन ऐसा होता था कि उन्होंने एक ही लेक्चर दिया हमारा पूरे बरस में, रे मार्गग धातु के बारे में बताया। और परीक्षा में ऐसा हुआ, सेकंड ईयर की कुछ परीक्षा थी, और मुझे जो केस मिली परीक्षण करने के लिए,
उसको तो दिख रहा था कि कुछ नहीं था प्रॉब्लम, लेकिन शायद परीक्षा है इसलिए उसको पकड़ के रखा था, डिस्चार्ज नहीं दे रहे थे उसको, तो वो तंग आ चुकी थी। और हर रोज कोई ना कोई विद्यार्थी आकर हिस्ट्री लेता और फिर कुछ करता वगैरह वगैरह। तो जब मैं पहुंचा तो मैंने कहा कि क्या हुआ, तो बुखार आता था। कितने दिन हुए? 2 महीने हुए। बाकी क्या तकलीफ थी? ठंड लगती थी वगैरह? नहीं नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बुखार, बाकी कुछ नहीं। तो मुझे भी पता नहीं चला क्या करे इस प्रकार से। मैंने जीर्ण ज्वर लिख के मैं बाहर निकल आया। बाहर आने पर पता चला कि वो पैरालिसिस से ठीक हुई मरीज थी। ज्वर का कोई संबंध ही नहीं। जब ओरल के लिए गए तो बेड साइड ओरल हुई, और फिर प्रभुगावकर सर थे, तो उन्होंने पूछा कि आपने इसका निदान जीर्ण ज्वर किया? ना, हाँ, उसने कुछ बताया ही नहीं, वो सिर्फ इतना ही बता रही थी कि बुखार है, 2 महीने से बुखार है, बस, बाकी कुछ भी नहीं। तो हंसे। ये ठीक है, वो सभी को कुछ ना कुछ इसी प्रकार का जवाब देती आ रही है, किसी को भी उसने सच क्या है ये बताया नहीं है। तो ठीक है, चलो जीर्ण ज्वर ही सही। और फिर परीक्षण क्या करोगे? मैंने एक ही लेक्चर सुना था उनका, तो उतना ही हुआ था एक्चुअली। तो मैंने कहा कि एचबी परसेंटेज करेंगे। बोले क्यों? तो मार्गगत रक्त धातु कैसा है ये पता चलेगा, क्योंकि दौर्बल्यात देह धातुराम ज्वरो जीर्णोन वर्तते, ऐसा सूत्र है। तो एकदम खुश हो गए। बस, तुम उत्तीर्ण हो गए। मेरा इंटरव्यू वहीं पे खत्म, परीक्षा वहीं पे खत्म हो गई। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि उनका कहना था डब्ल्यूबीसी एक्चुअली रक्त का परीक्षण है ही नहीं, ये रक्त में स्थित कफ का परीक्षण है। प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतो बल उच्यते, सचैवोजस् पृथक्काय सच पापमोपदिश्यते। प्राकृत कफ जो है वो बल है शरीर का। और शायद ये डब्ल्यूबीसी डिफरेंशियल काउंट वगैरह जो बात है, वो इसके आधार से हम जोड़ सकते हैं कफ के साथ। और प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा, प्राकृत कफ ये बल है इस प्रकार से। तो उसके परीक्षण पर शरीर के बल का अंदाजा होगा, ऐसी बात हो सकती है। तो डब्ल्यूबीसी काउंट, डिफरेंशियल काउंट, इसके आधार पर कुछ बात हो सकती है इम्यूनिटी के बारे में, बल के बारे में। बेसिक इम्यूनिटी कितनी और कैसे है, इसके पैरामीटर स्पेसिफिकली दिए हैं क्या? ये कैसे दिए होंगे? सहज, कालज और युक्तिकृत, ये 3 प्रकार का बल बताया गया है। बलम व्यायाम शक्त्या परीक्षेत, ये उसके बारे में निर्देश है। अब ये बात अलग हो जाएगी कि किस प्रकार के व्यायाम से कित प्रकार का बल कितना है ये देखना वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पर जज करने की कोशिश करते हैं, वैसे 6 मिनट रनिंग टेस्ट वगैरह ये भी होती है। तो ये बल के आधार पर, व्यायाम के आधार पर बल का परीक्षण इसी प्रकार का है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए केमिस्ट्री के आधार पर अगर हम बल का परीक्षण कर सकते हैं, तो ये बड़ी सहायता होगी ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स के आधार पर आयरत को आगे ले जाने की। इस प्रकार से टाइम टेकन टू हील वुंड्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलिंग इल टू कॉमन कोल्ड is thought to be considered as immunity of a person in allopathy. ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा होगा थोड़ा सा कि वुंड होना तो अलग है, लेकिन हमारे ग्रंथों में जो विमान स्थान 8वें अध्याय में
बलवर्ण योगा वगैरह इस प्रकार के जो क्राइटेरिया दिए हैं, अवैकारिकानां स्वप्नानां दर्शनम अथवा वैकारिकानां स्वप्नानां दर्शनम, योग्य काल में निद्रा समाप्त होना, उत्साह रहना वगैरह वगैरह, इन सभी बातों को ध्यान में रख सकते हैं। और वो क्राइटेरिया हो सकता है कि तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा है या नहीं है, ये जज करने के लिए। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स के आधार पर क्योंकि वो सर्वमान्य होंगे। सब्जेक्टिव फीलिंग है, मुझे आज एनर्जी लग रही है, मुझे नहीं लग रही है, ये सब्जेक्टिव है। उसमें हम इस प्रकार का स्केल दे देते हैं कि आज हाँ मुझे 10 में से 10% 10 में 10 प्रमाण में एनर्जी लग रही है, आज 3 प्रमाण में ही लग रही है, 7 प्रमाण में लग रही है। तो विजुअल एनालॉग, ये जो अभी मॉडर्न साइंस में किया जाता है उसके आधार पर हम इसके बारे में ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सीधे सीधे बातों से या छोटे छोटे बातों से अगर बल के बारे में पता चलता है या प्रतिकार शक्ति जिसको कहेंगे इसके बारे में पता चलता है, तो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का होगा। और इस दृष्टि से कि WBC का परीक्षण एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। उनका कहना था कि आयरन या हीमोग्लोबिन ये रक्त का परीक्षण है, उसमें संदेह नहीं है। लेकिन WBC ये कफ का परीक्षण है। और प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा, इसको तो मैंने जोड़ा है, उन्होंने नहीं बताया था। इसके आधार पर रक्त में WBC का डिफरेंशियल काउंट देखकर प्रतिकार शक्ति कितनी है उसके बारे में कुछ जजमेंट कर सकेंगे। थोड़ा वो उसका गहराई में जाकर देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। प्लेटलेट काउंट एक अलग है, ESR एक अलग चीज है। तो इन सभी का आयुर्वेदिक इंटरप्रिटेशन क्या करें? ब्लड कल्चर किया जाता है इन्फेक्शन देखने के लिए इस प्रकार से, और बहुत सारे रोगों के मार्कर्स ब्लड में है। मैं जो कॉलेज में था तब एक आइरिस डायग्नोसिस करके एक जर्मन डॉक्टर का लेक्चर हुआ था। ये जर्मन टेक्निक था, अभी भी होगा शायद, कि केवल आइरिस का परीक्षण करते हैं और उसके आधार पर सभी रोगों के बारे में निदान करते हैं। तो ये बड़ा अजीब था इस प्रकार से, केवल आइरिस का फोटोग्राफ निकाल, जैसे मैंने ऑरा स्कैन की बात की है उसी प्रकार से ये तो केवल आइरिस का करना है। और फिर उसमें और एक आश्चर्य की बात थी कि ट्रीटमेंट भी इन आंखों में ही डालनी है। वहां आइरिस ठीक हो जाता है तो शरीर भी ठीक हो जाता है, रोग भी ठीक हो जाता है। तो उसके बाद में मैंने तो कुछ इसके बारे में सुना नहीं। अभी जैसे एक हस्ततल और पादतल में पॉइंट्स है एक्यूप्रेशर के, और वहां दबाने से शरीर में स्थित व्याधियां मिटती है, ऐसा कहना है। वैसा ही इसका एक रिप्रेजेंटेशन आंख में है, आइरिस में है। और ल्युकेमियाने इन्क्रीज WBC काउंट म्हणजे कफ वाढता है असं म्हणू शकतो का? कुछ हद तक कह सकते हैं। लेकिन ये बेसिकली ऐसा है कि इसमें क्वालिटी बिल्कुल नहीं रहती। इतनी बड़े पैमाने पर WBC काउंट बढ़ने पर भी इम्यूनिटी डाउन रहती है, कम रहती है। तो कोलटकर सर का कहना था ये अधकच्चे बनते हैं। दांतों का निर्माण ही अच्छे तरीके से नहीं होता।
अब इस प्रकार का आम धातु का निर्माण और धातु निर्माण होने पर उससे आम जाकर चिपकना, ये दोनों अलग है। तो अजीर्णेतु भुंजानस्य, ये जो संप्राप्ति चरकाचार्य ने बताया, अजीर्ण है और आप खाना खा रहे हैं इस प्रकार से। तो पूर्व अपरिणत धातु है, उसमें उत्तरेण उपसृजत, दूसरा भी जो आ रहा है धातु वो भी अपरिणत इस प्रकार का है। सर्वानेव दोषान प्रकोपयत्याशु, तात्कालिक संप्राप्ति में तो सभी दोषों का प्रकोप होता है, और अगर विसूचि का अलग से हो जाता है तो अलग बात है। लेकिन अभी जो दिखाई देता है वो बरसों बरसों तक ये सिलसिला चलता रहता है, और उसको मूल रूप से सुधारने के लिए पहला अन्न जीर्ण होने के बाद ही दूसरा जीर्ण, और उद्गार रुधिर उत्साह वेगोत्सर्गो यथोचितः लघुताक्षित पिपासा च जीर्णाहारस्य लक्षणम, ये जो बात बताई गई है वो ध्यान में रखनी है। तो ये एक अहम मुद्दा हो जाता है कि पहला अन्न जीर्ण होने के बाद ही दूसरा अन्न सेवन करे, नहीं तो इस प्रकार से अधकच्चे धातु निर्माण होते रहेंगे, और उससे आगे उससे भी धातु जो बनेंगे वो भी उसी प्रकार के बनेंगे। तो फिर ये मुसीबत वाली बात हो जाती है, और मूल रूप से अगर उसको सुधारना है तो अग्नि को पहले ठीक करना पड़ेगा, और अग्नि के अनुसार ही खाना खाना चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अब हम पथ्यापथ्य की बात करते हैं कि ये खाना है ये नहीं खाना है वगैरह वगैरह, उससे भी ज्यादा महत्व यथाग्नि व्यवहार इस प्रकार का होना चाहिए, अग्नि के अनुसार ही अभ्यवरण होना चाहिए। अगर अग्नि अच्छा नहीं है तो लंघन ही उचित है, लघ्वशन करे, कुछ भी करे, लेकिन रोजाना खाना है वो भी पचन नहीं होगा, ये बात महत्वपूर्ण है। सारता परीक्षण हा देखील मुद्दा उपयोगी ठरेल। बलमान विशेष ज्ञानार्थ असे सारता परीक्षणाचे प्रयोजन सांगितले आहे। सही है। मानव सारासारत्व परीक्षण, ये वेणीमाधव शास्त्री जोशी की एक किताब बहुत छोटी है, अभी मालूम नहीं मिलती है नहीं मिलती है। उसमें अस्थि सारता के बारे में ज्यादा विस्तार से बात की है, बाकी के बारे में ज्यादा विस्तार से बात नहीं की है। और फिर भी हमें पाला पड़ता है आसार धातु से पड़ता है। सार धातु वाले जो है वो मरीज बनकर सामने नहीं आएंगे, आसार वाले ही आएंगे। और फिर रसायन चिकित्सा का इसमें अहम रोल है कि अगर प्रत्यग्र धातु बलवर्ण युक्त है, स्नेह का बताया गया है इस प्रकार से। और शोधन के बारे में भी इस प्रकार की बात कही गई है, और रसायन के बारे में ये बात कही गई है। आयरिस फक्त डोळ्याने पाहून की आयरिस से कॉम्प्यूटर स्कॅन करून केले जाते, ये तो पूरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। केवल आग से तो नहीं होता। आयरिस फोटोग्राफी की जाती थी और फिर उसको मैग्नीफाई करके उसके आधार पर बताते थे कि ये इस प्रकार के प्रॉब्लम्स है, और फिर उसको ये दवा आंख में डालो तो ये ठीक होगा, इस प्रकार से। मैंने ये ऑरा स्कैनिंग के बारे में भी देखा था कि मेडिसिन को भी स्कैन करेंगे ऑरा स्कैनिंग के जरिए, और ये दवा इस मरीज को सूट करेगी नहीं करेगी ये पहले अंदाजा होगा। ऐसा भी एक ऐसा ही जर्मन वाला ही आदमी था, मुझे उसने दिखाया था। तो ये भी अलग चीज इस प्रकार की है। धातु सारता लक्षणांना इम्युनिटी ठरवू शकतो का कि रक्त सारता अधिक महत्वाची? सभी लक्षण महत्वपूर्ण है, लेकिन रक्त ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रवाही धातु है और शरीर में घूमता रहता है। ये शायद
लोकल सर्कुलेशन है हमारे दृष्टि से। एलोपैथी में जैसे इसको सार्वजनिक मानते हैं, इस प्रकार से नहीं है, लोकल सर्कुलेशन है। लेकिन अपने में दोष को संभालने की क्षमता रक्त धातु की है। और सिर्फ यहाँ ऐसा है कि रक्त के साथ दोष निकाले जाते हैं, नहीं तो वमन विरेचन बस्ती में केवल दोषों को बाहर निकाला जाता है, यहाँ धातु को भी बाहर निकाला जाता है। तो ये थोड़ा अजीब है, इस प्रकार के धातुओं को बाहर निकालना इस प्रकार से। लेकिन फिर भी ये एक महत्वपूर्ण चिकित्सा बताई गई है। तो रक्त के बारे में काफी बहस होनी है अभी। त्रिस्कंद कोश के आधार पर या प्रातिपदिक कोश के आधार पर रक्त के बारे में काफी जानकारी मिलेगी। जब मैं बात कर रहा हूं कि शारीरादि भाव जो हेतु, कार्य, लक्षण, लक्ष्य, चिकित्सा, औषध इन सभी से जुड़े हैं, उसमें अगर रक्त के बारे में कोशिश की जाए तो बहुत सारी चीजें सामने आ सकती है। और फिर इसके आधार पर निदान और चिकित्सा में परिवर्तन आ सकता है। तो इसको लाइफ डेडिकेट करनी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं है कि जाते जाते हो गया रिसर्च इस प्रकार से। जैसे एलोपैथी में संशोधकों ने अपनी पूरी लाइफ एक एक संशोधन के लिए व्यतीत की है, उसी में लगे रहे हैं। अग्नि परीक्षण सुद्धा एक घटक हो सकता, वो तो है ही, लेकिन उसमें भी ये जो वेइंग, ये जो है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, प्रोबेबल मेथड ऑफ डिटरमिनिंग अग्नि मानदेय बाय द प्रोसेस ऑफ वेइंग, ये जो भाभी साठे का एमएससी का थीसिस था, उसके आधार पर ये तो कह सकते हैं जरूर कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर अग्नि का परीक्षण करे, बाकी जो वेरिएबल्स है वो कम से कम रखे, सीमित करे। एक ही खाना दे दे, उतना ही पानी वगैरह इस प्रकार का दे दे, और आमाशय की कैपेसिटी के अनुसार ही खाना दे देंगे वगैरह वगैरह इस प्रकार से। त्रिस्कंद कोशाविषयी एक अपडेट ज्यांनी पूर्ण सेटची ऑर्डर बुक केली होती त्यांना ते कालपासून उपलब्ध करून द्यायला सुरुवात झाली आहे। वाव, बढ़िया। तो मुझे एक बार दिखाओ जिन्होंने परचेस किए हैं। वैभव तुम दिखा सकते हो, शायद परीक्षा के बाद दिखाओ। तो उसमें कुछ उन्होंने कुछ परिवर्तन नहीं किया है ना, एक बार मुझे देखना है इस प्रकार से। धातु बल उत्तम असणे यावर अग्निचे बल अवलंबून असते का? ये तो मुश्किल है कहना। अग्निबल के ऊपर धातु बल निर्भर होता है, ये सही है, लेकिन हो सकता है देहधातु मलादीनाम उष्मा इति आत्रेय शासनम, टीमवी में करना है। वैभव से ही बात करो एक बार। ये तो हो सकता है औषध कोश भी मिल सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा था कि जितनी डिमांड होगी उतना ही सप्लाई करेंगे इस प्रकार से। तो दोष धातु मलादीनाम उष्मा इति आत्रेय शासनम, तो दोष धातु मल ये सभी का उष्मा है, तो धातु उष्मा अच्छा है तो अग्नि भी अच्छा रहेगा, ये बात हो सकती है। लेकिन ये सभी बातें इंटरकनेक्टेड इस प्रकार की है, तो थोड़ा देखना पड़ेगा इस प्रकार से। और ये त्रिस्कंद कोश का मैसेज जितना स्प्रेड हो सके उतना स्प्रेड करो। काफी लोग ऐसे हैं कि जो खरीदना चाहते थे उन तक हम पहुंच नहीं पाए इस प्रकार से, तो बेटर ऑप्शन है
कि भारत भर में इसका प्रचार प्रसार इस प्रकार का करूं। और मैं एक्चुअली एक सेमिनार या वर्कशॉप करना चाहता था त्रिस्कंद कोश के आधार पर नेशनल लेवल पे, और उसका उद्देश्य था कि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। फिर ये कोलटकर प्रतिष्ठान के जरिए करने वाला था, लेकिन वहाँ किसी की इसमें सहमति नहीं हुई। और फिर काफी बहस के बाद में हुआ नेशनल सेमिनार, लेकिन वो केवल कागज पर नेशनल सेमिनार रहा, वैसे स्टेट सेमिनार इस प्रकार का ही हो गया। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि अभी ये बात छोड़ो तो इसके अंदर कोश की प्रातिपदिक कोश के बारे में थोड़ा जो इसका देने लायक कुछ हो जाएगा, हम लोगों को दे सकेंगे, डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर हो या और कोई बातें हो, तो नेशनल सेमिनार करेंगे। और लोगों तक तो जानकारी पहुंचाएंगे कि इस प्रकार का काम हुआ है, ये बहुत अनूठा इस प्रकार का काम है, और उसको भली भांति प्रयोग में लाना है। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा इस प्रकार में रहेगा। तो मैं अभी मानता हूं कि कुछ ना कुछ करके ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स के बारे में सोच सकेंगे, तो आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए ये बहुत बड़ा कदम होगा। और फिर हम अभी इस प्रकार से तो नहीं कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है, हमें भी करना है, लेकिन टेक्नोलॉजी के जरिए हमें हमारे शास्त्र के बारे में पता होना चाहिए। तो वैभव जीएसवीसी में मिल जाएगा, फिर उसका नंबर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्रकार से। तो ठीक है, यहीं पे रुकते हैं, कल आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्य अश्वतोऽयं निखिल जनक व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति।